अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड अ वेरी हैप्पी सिख न्यू ईयर। और आज का दिन हमारा चैत महीना शुरू होता है। चैत महीने का मतलब है, वैसे गुरु नानक देव जी पाकिस्तान में ही बॉर्न हुए थे, आपको तो पता ही होगा, जी जी 1469 में। इसको चैत महीने के अंदर हम चेतना करते हैं, आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ एनालिसिस। और उस आत्मचिंतन आज मैं कर रहा था, तो उसमें मेरे मन में एक चीज आई, मैं आपसे शेयर करना चाहता, तो मैंने फटाफट लिख ली उसको। उसका उसका वो लाइन ऐसी है, इफ यू वेट लॉन्ग इनफ नियर द क्रिमेटोरियम यू विल सी योर एनिमीज एशेस गो बाय इवेंचुअली। मतलब ओ अगर आप लंबे समय के लिए हाँ, क्रिमेटोरियम पे वेट करने को तैयार हैं, तो आपके दुश्मनों की एशेस को आप जरूर देखेंगे फ्लोट करते हुए वहां पे या गुजरते हुए। तो यही कई पॉलिसी ईरान तो नहीं फॉलो कर रहा। सर हो सकता है, लेकिन सर आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। और मुझे इस फेस्टिवल का, इस इवेंट का पता नहीं था। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि कहाँ पे कौन सा जो है वो न्यू ईयर है या कौन सा फेस्टिवल है। ये अभी आपने मुझे शो से पहले भी कहा, तो मैं कैच नहीं कर पाई कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है। अदरवाइज या शायद मैंने ही मिस किया होगा, माय फॉल्ट। लेकिन ये कि मैंने आज ही सुना। लेकिन सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और यकीनन मैं आज अपने तमाम दोस्तों को जो है मैसेज करने वाली हूँ। अच्छा, पहले पता है सर, मैं आपसे ईरान से पहले एक चीज और आपको बताऊं। पहले पाकिस्तान में हमें क्या इंप्रेशन है कि अगर किसी के नाम के साथ सिंह लिखा हो तो वो सिख ही होंगे, हाँ, जबकि ऐसा जबकि नहीं है ना। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि तो मेरे जी। जी, तो मैं हर एक को, जब मेरे साथ कोई शो करने आते थे ना, मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो वो इंडिया से ही हैं। तो उनमें से एक के नाम के साथ सिंह आता था, मगर वो सिख नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैं हर बार उन्हें सत श्री अकाल बोलूं और वो मुझे कुछ नहीं, मतलब रिप्लाई कर देते थे, मगर उन्होंने मुझे कभी करेक्ट नहीं किया। तो मुझे बहुत बाद में जाके पता लगा कि अगर सिंह लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिख भी होंगे। हाँ, क्योंकि राजपूत में भी कई सिंह है, दूसरी कई कम्युनिटीज के अंदर सिंह होता है। सिंह वैसे तो शेर ही होते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो। तो सिंह का नाम ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा था, हमारे जी 10th गुरु। तो खालसा का जब फॉर्मेशन हुआ, तो उन्होंने सिखों को फिर एक खालिस यानी कि प्योर बनाने के लिए कहा भी कोई भी गलत काम आप नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं सर, बहुत अच्छी टीचिंग है उनकी। और हमारे यहाँ तो खैर बहुत से लोग जो है वो हर रिलीजन को पढ़ते भी हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमें पता लगे कि उसमें क्या है और किस तरह से बात की गई है। डेफिनेटली। तो सर ईरान के साथ अगर हम देखें जो कुछ चल रहा है इस वक्त, तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त? तो सर वो जैसे 3 लोगों की लड़ाई थी, लेकिन सर अब तो उसमें सभी शामिल हो गए। सारी गल्फ कंट्रीज आ गई हैं। दुबई की तो ईंट से ईंट बजा दी। और दुबई में तो वो मेरे जैसे लोग ना, जो वो देख के जाया करते थे ना कि रेट कब डाउन होंगे ना तो होटल्स के, तो तब जाए, तो आप वो कह रहे अब तो कहा बिल्कुल था गिर चुके हैं। फ्री में रहोगे। तो अब वो हालत कर दी है दुबई की। तो सर जी ये क्या हो रहा है और इससे किसी को क्या मिला, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को? जी, देखिए, वॉर की अपनी डायनामिक्स होती है। एक बार आप शुरू तो कर देते हैं, पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो समझदारी दिखाई थी भारत ने भी और फिर पाकिस्तान ने भी कि हम ऑफ सिंदूर में 4 दिन के अंदर ही हमने युद्ध को रोक दिया। नहीं तो एक बार आप डायनामिक्स पे फंस जाते हैं, तो कई साल निकल सकते हैं उस डायनामिक्स में, क्योंकि वो स्पाइरल करता रहता है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। जैसे इतने सारे एक्शन और रिएक्शन होने के बाद जब ट्रंप ने कहा कि हमने तो सारी उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है, ईरान हार चुका है, ईरान कभी भी सरेंडर कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखे तो वो अपनी मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स बढ़ाता जा रहा है। आप देखिए, कल ही उसने इसराइल के ऊपर 20 मिसाइल और 150 ड्रोन मारे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर आप एक बार युद्ध शुरू कर देते हैं, अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, तो आप उनको कभी हासिल कर ही नहीं सकते। और सिंपल सी बात है, आपने अपने लिए गोल क्या लिखा है? रेजीम चेंज। क्या एयरफोर्स के अटैक से आप रेजीम चेंज कर सकते हैं? कहीं पे भी आप तबाही कर सकते हैं, आप बर्बादी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, उनका पूरा हौसला को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन
आप रजीम चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग वीक ना हो। लेकिन आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग तो जैसे ही आपने खमैनी के ऊपर हमला किया तो आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग तो और स्ट्रांग हो गई। जो फेंस सिटर्स थे वो भी साथ मिल गए, और जो खमैनी के प्रो थे वो तो थे ही थे, बासिज मिलिशिया, आईआरजीसी वो तो पहले से ही थी। और जो इवन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके भी प्रोटेस्ट बंद हो गए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगा ये गलत है, हम लोग वेनेजुएला नहीं है, हम ईरान है। और ये पर्शियंस है, इनके अंदर बहुत करेज होता है, इनकी बहुत सी फाइटर कैपेबिलिटीज और वॉरियर कैपेबिलिटीज होती हैं, और ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। जब भी हम आइडियोलॉजी को मिक्स कर लेते हैं तब आप ये कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। ये चीज ट्रंप कहीं ना कहीं सोच नहीं पाए। उनकी रेड टीमिंग जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरे की दुश्मन की सीट के अंदर बैठ के देखें कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तब उस हिसाब से वॉर प्लानिंग करे, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वो हमला जरूर करा है उन्होंने, 5,000 से 10,000 टारगेट्स को जरूर डिस्ट्रॉय किया, 2,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से कहते हैं कि 1,400 के करीब तो ईरानियंस है, जिसमें 168 वो बच्चियां भी हैं जिनके स्कूल के ऊपर हमला हुआ था। और उसी तरीके से अगर आप देखें जो हमले हुए हैं लेबनान के अंदर, और 773 लोग आज तक मारे गए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिसमें से 100 से ऊपर तो महिलाएं या बच्चे हैं, 110 के करीब बच्चे हैं। कैन यू बिलीव दिस? मतलब जब भी हम वॉर करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अंदर कहा जाता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल टारगेट, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि चलो हॉस्टाइल टारगेट है बट इतने सारे अगर मरेंगे सिविलियंस तो उसको भी परमिटेड नहीं है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स का नहीं हुआ, इसी वजह से कहीं ना कहीं आज जो गोल सोच रहे हैं हम, 2 साल से युद्ध चल रहा है हमस का इनके साथ, तो कहीं भी हमस को क्लियरली वाइप आउट नहीं कर पाए अभी तक। आप कभी भी किसी नस्ल को नहीं खत्म कर सकते। ये चीज अगर हम मन में रख लें तो हम अपना गोल्स को उस तरीके से बनाएं कि रजीम चेंज की जगह मैं कोई और मिलिट्री गोल्स होते तो हो सकता है पूरा कर सकता हूं। और एक और जो उनका मिलिट्री गोल था कि 440 केजी जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको ले लेंगे हम, या फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर देंगे। और अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स छुपी हुई है मिसाइल से 3 मिसाइल सिटीज के अंदर, इस्फहान हो गया, कर्मशाह हो गया, और एक दो और जगह है बंदर अब्बास, तो अगर इनके अंदर वो मिसाइल सिटीज बनी हुई अंडरग्राउंड जहां पे पहुंचना उनका कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसा बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है जो उतना डीप तक जा सके। जो उनका बेस्ट मदर ऑफ ऑल पेनिट्रेटर्स बॉम्ब है जो कि GBU-57, वो भी सिर्फ 200 फुट तक जा सकता है। तो वो वाला बॉम्ब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, GBU-28, 57, 72 सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत डीप है और रीएनफोर्स कंक्रीट के साथ बनी है। जब भी हम वॉर प्लानिंग करते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, और मैं खुद कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में भी रह चुका हूँ, तो जब भी वॉर प्लानिंग करते हैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी गोल सेटिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए और एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। जो इनकी गोल सेटिंग है उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होने बहुत जरूरी है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है आज 13 के करीब अमेरिकी मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग जो 6 मारे गए थे इनके अभी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश के अंदर, और इनके 7 रिफ्यूलर जहाज या तो क्षतिग्रस्त हैं या फिर नष्ट हो चुके हैं उनके मिसाइल अटैक से। 3 F-15 वैसे ही इनके फ्रेंडली फायर में गिर चुके थे, और भी बहुत भारी नुकसान इनके बेसिस, मिलिट्री बेसिस और नेवल बेसिस पे अमेरिका के हो चुका है। और जैसे जैसे वॉर एक्सटेंड होगा ये पॉलिटिको मिलिट्री कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और इससे जब बॉडी बैग्स वापस जाएंगे तो अमेरिका के अंदर प्रेशर पड़ेगा। आपको एक चीज मैं बताऊं, क्या अमेरिका के अंदर आज जो पेट्रोल पंप के अंदर गैस का रेट है वो है $3.6 पर गैलन, यानी कि वो रेट 3.78 लीटर्स के लिए है, और कितना था 1 जनवरी को? $2.81 पर गैलन। तो इस समय अमेरिकन पब्लिक कह रही है तो हमारा युद्ध भी नहीं था, आप कहाँ धकेल रहे हो हमको। और ज्यादातर लोग अमेरिका के अंदर इस समय इस युद्ध के खिलाफ है, उनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने अब इसको अपना ईगो प्रॉब्लम बना रहा है, वो ऐसा फंस चुका है कि वो बेचारा निकल नहीं पा रहा, और इसमें प्रेशर नेतन्याहू की तरफ से, उसको लगता है मैं जितना डिस्ट्रॉय कर सकूं ईरान को कर लूं, क्योंकि ये मौका दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। और इस समय सभी लोग वो एक अपवर्ड स्पाइरल में फंसे हैं एक्शन रिएक्शन के।
लेकिन सर ये जितना इसको इस वॉर को बढ़ाते जाएंगे उतना इनको ही नुकसान होगा, अमेरिका को और इजराइल को, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गए होते, जो कि ये नहीं हुए, इनको ख्याल नहीं था कि ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन सर अगर ये सक्सेसफुल हो गए होते तो फिर तो और भी कई कंट्रीज इसमें पाकिस्तान को छोड़कर सर, क्योंकि कई कंट्रीज में सर ये हो गया होता कि ऐसा ना हो कि वहां पर भी कोई चेंज लाने के लिए अमेरिका इस तरह का अटैक करे। हम मैं पाकिस्तान को सर इसलिए काउंट नहीं कर रही कि हमारा तो, जैसे मैंने एक शो में भी बोला था, हमें तो मिस कॉल भी अगर कर देते हैं अमेरिका से तो हम कहते हैं आज बताइए क्या करना है, तो हम तो वैसे ही सर हमारे लोग तो वैसे ही हट जाते हैं। लेकिन ईरान और सर कई दूसरे, अफगानिस्तान और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग भारत, आपको नहीं लगता कि फिर अमेरिका हर जगह जाके अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, अपनी चौधराहट या दादागिरी दिखाता, लेकिन इस वक्त वो बैकफुट पे चले गए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहला इनको धक्का लगा था जब इन्होंने वेनेजुएला पे जाके मादुरो को तो बड़े आराम से ले लिया, तो इनको ये लगने लग गया था कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका की सिर्फ पावर दिखाने की जरूरत है, कोई लड़ेगा नहीं वापस। और फिर इन्होंने ग्रीनलैंड पे बोली बात की, हम ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। तो उस समय यूरोपियन देश और खासकर डेनमार्क, जिसका वो टेरिटरी है, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि ये हम होने नहीं देंगे। फिर ट्रंप ने बैकफुट ले लिया था। ये आपको ये भी याद होगा कि पहले टैरिफ की धमकी भी थी, यूज टैरिफ एज अ वेपन, एज अ टूल। तो लेकिन वो उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा यूरोप उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था, एक दो देशों को अगर हम छोड़ दे तो। और अब देखिए, इस समय भी उनको नहीं लगता था कि ईरान कभी भी ऐसे कि लड़ेगा वापस। उसकी रेजिलियंस पे वो डाउट कर रहे थे और उसकी एबिलिटी टू फाइट बैक पे डाउट कर रहे थे। और जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना ईरान की, उसको हम एक वर्ड कहते हैं, दो वर्ड्स कहते हैं, मोजाइक डिफेंस। मोजाइक डिफेंस का मतलब होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है जब हम युद्ध करते हैं हाई इंटेंसिटी, जिसमें स्पेस के भी एलिमेंट्स हैं, एयर के भी एलिमेंट्स हैं, ग्राउंड के भी एलिमेंट्स हैं और अंडर वाटर के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक स्ट्रेटजी के अंदर एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल होता है जो मिलिट्री प्लानिंग करता है और इन सबका इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा कोई भी जो सिस्टम है वो यहाँ वर्क नहीं करता, क्योंकि कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार के तोड़ दिया जाता। तो जो किया भी है उन्होंने, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनके तोड़े हैं, हेडक्वार्टर्स तोड़े हैं, इंस्टॉलेशन तोड़ी है, इंटेलिजेंस तोड़ी है, सभी कुछ को डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। लेकिन यहाँ इनका जो है ना वो सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है। एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद उन्होंने अलग अलग प्रांतों में अप टू जो आईआरजीसी है या फिर जो आईआरजीसी अपनी नेवी है या अपने एरोस्पेस फोर्सेस हैं, जैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स हो गए और इवन जहाज हो गए, और जो आईआरजीसी की आर्मी है, वो उन्होंने अपने आप ही डिसेंट्रलाइज होते हुए एक स्ट्रेटजी के तहत वो अपना एक्शन लेते रहते हैं कि अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, वो हुआ तो वो कर देंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मोजाइक डिफेंस है वो बड़ा अच्छा साबित हुआ। और इसमें एसिमेट्रिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। एसिमेट्रिक का मतलब है जब आपकी उतनी ताकत नहीं है जैसे दूसरे की है, तो आप हाइब्रिड वॉरफेयर करते हैं। आप वो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिस तकनीक से आपका एफर्ट कम लगे और दुश्मन पे क्षति ज्यादा पड़े। जैसे एक ड्रोन है इनका, शाहिद ड्रोन, वो 20 से 30 हजार डॉलर के करीब आता है, जबकि एक मिसाइल जो उसको इंटरसेप्ट करती है, अगर पैट्रियट करती है, मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत है $4.9 मिलियन। मेरे हिसाब से अभी तक $25 बिलियन का एक्सपेंडिचर कर चुका है यूएस। इतना बड़ा कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 2.5 लाख इंडियन करोड़ रुपए, और आपके तो इससे भी 3 गुना ज्यादा अगर मल्टीप्लाई कर लें, 7.5 लाख करोड़ जो रुपए है वो ऑलरेडी पाकिस्तानी रुपए ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। और इसमें अभी मिसाइल इंटरसेप्टर्स की भी कमी आ रही है। तो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी से ये होने वाला है कि जो डिफेंसिव एबिलिटी है, आप देखिए जितने ये हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं, आपको कहीं भी उनके आयरन डोम की मिसाइल्स दिख रही हैं अटैक उनको इंटरसेप्ट करते हुए? क्योंकि अब उसकी भी कमी आनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं या रॉकेट्स हैं, उन पे नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स या जो बहुत ही घातक वेपन सिस्टम्स हैं उनके लिए वाली मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। आपको पिछले साल अगर याद हो तो 12 दिन के अंदर इनकी मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक जो था इसराइल का बहुत कम हो गया था, और टोटल कैपेबिलिटी जो अमेरिका की है वो 620
पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स को 1 साल में बनाने किया। आप उसको डबल ट्रिपल भी कर लोगे, लेकिन वो समय लगता है। आपको पहले उसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, वो जो इनपुट्स चाहिए वो लाने होंगे, इनके अंदर क्या सर्किट्स लगते हैं उनको बनाना पड़ेगा। तो वो सारी कैपेबिलिटी को लाने में कई महीने लग जाते हैं, और तब तक अगर ये वॉर खिंच गया तो इतना भारी नुकसान होगा पूरे विश्व को भी, और साथ में गल्फ कंट्रीज को, खासकर जिनको एक सेफ एरिया गिना गया था, चाहे वो टूरिज्म के लिए था, एविएशन हब था, चाहे वो अबू धाबी, दुबई और दूसरे जो इनके ट्रांजिट हब्स हैं वो थे, सबके सब आज तबाह और बर्बाद होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अब तो उन्होंने बहुत क्लियरली किया, जब आज जो इनके खर्च आइलैंड पे जब अटैक किया अमेरिका ने, तो उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि अब हमारे पास कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, अब हम भी, तभी ये मिसाइल गिराई गई थी वो 5 रिफ्यूलर्स के ऊपर। अब हमारी कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, अब हम आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चाहे वो आईटी के हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नवीडिया, या फिर डेटा सेंटर्स हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, या आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो अटैक करेंगे जो अमेरिकन सेंटर्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं। खासकर 2 अमेरिकन कंपनीज हैं, एक्सॉन मोबिल और दूसरी है ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम। ये कर रहे हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल सेंटर के साथ। तो ये जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, इनको भारी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में अगर ये युद्ध को खींचा जाता है, और गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी तो ठप भी हो जाएगी। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, अभी वैसे बैकडोर बातें शुरू हो गई हैं, ओमान और कतर कोशिश कर रहा है अमेरिका को कहने की भाई माफ कर दो, उनको छोड़ दो, बंद कर दो ये सब युद्ध, लेकिन उनका भी चल नहीं रहा। पर बाकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है जिन पे स्पेशली अटैक हो रहा है, जैसे यूएई हो गई, बहरीन ने तो वापस मारना शुरू कर दिया, 4 बैलिस्टिक मिसाइल आज छोड़ दी थी उन्होंने, या फिर सऊदी अरेबिया है, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं इनको भी अब बोलना पड़ेगा ट्रंप को, यूरोप को बोलना पड़ेगा। जर्मनी ने क्लियरली बोला है, जर्मनी कह रहा है हम इस ईरान युद्ध के साथ नहीं है, हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। फ्रांस ने तो यहां तक कहा है कि हम बेरूत को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, वो गलती कर रहा है इसराइल अगर उनको अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज यूरोपियन देश भी तंग आ चुके हैं ये मनमानियों से, वो भी चाहते हैं युद्ध रुके। उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जो नेचुरल गैस की कीमत है वो वहां पे 45% से ऊपर जा चुकी है। सोचिए क्या हालत होगी। अभी तो चलो समर्स है, अगर विंटर्स आती हैं तो वहां तो बिल्कुल ही एकदम कोई भी हीटिंग नहीं मिलेगी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। और वो सब कुछ देखते हुए यूरोपियन भी चाहते हैं रुके, पर उनको अब बोलना पड़ेगा ट्रंप को, अभी विश्व के ज्यादातर लोगों को बोलना पड़ेगा जी आप जीत गए हो, आप मान लो आप जीत गए, पर ये युद्ध को बंद करो। बिल्कुल। और सर शायद किसी तरह की फेस सेविंग जो है वो ट्रम्प भी इस वक्त ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वो एकदम से खुद से भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो कैसे मान जाए कि ईरान ने उन्हें बहुत टफ टाइम दिया है। लेकिन सर इस पूरे जो चल रहा है लड़ाई झगड़ा वॉर सब कुछ, इस बीच में एक कंट्री जो जिसका बॉर्डर आपके साथ है, सबसे मुश्किल में हम पड़े में, क्योंकि जो सऊदीज पे अटैक होता है तो वो यहाँ से लोगों को बुला के कहते हैं अब आप देखिए जो आपने डिफेंस पैक्ट किया है। तो सर इसमें से पाकिस्तान निकल पाएगा, करेंगे क्या? क्योंकि अगर ईरान के साथ भी इन्होंने जाके किसी किस्म का सऊदी को फेवर दिया, तो सर अफगानिस्तान ने तो कल रात को यहाँ इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ वहां पे आपको पता कि अटैक हुआ है, तो ईरान भी क्या यही करेगा? तो पाकिस्तान इसमें से निकल पाएगा या नहीं? देखिए जो अफगानिस्तान कर रहा है, अफगानिस्तान की तालिबान को भी तो आप ही ने बनाया था, अगर आपको याद हो 1996 के अंदर, और जब अमेरिका की मदद करी थी उससे पहले मुजाहिदीन होते थे वो लोग, फिर उधर से ट्रांसफर होके ये लोग अपनी फॉर्म तालिबान बनाई। और जब तक तालिबान को वापस अमेरिका देके गया, उस समय तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई जा रही थी कि देखो अब तो हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी बढ़ गई, अब तो हम हिंदुस्तान को वी कैन टेक केयर ऑफ इट। तो कहीं ना ये चीज अब आपकी आर्मी की लीडरशिप को समझनी पड़ेगी कि जब भी आप टाइगर ऑफ टेररिज्म के ऊपर राइड करते हैं, एक दिन वो टाइगर आपको खाता जरूर है। वो अगर सांप आप पालेंगे एक दिन आपको डसेगा जरूर, जिस दिन उसको आप भूख लगेगी। और दूसरी बात है, आपके साथ प्रॉब्लम शुरू से थी, आप ही के टाइम से नहीं थी, ये तो ब्रिटिश टाइम से है, जब डेविड मॉर्टिमर ने ये बनाई थी डुरैंड लाइन, मॉर्टिमर डुरैंड थे शायद उनका नाम, तो उन्होंने बनाई थी ये मॉर्टिमर लाइन 1893 में। तो उस लाइन को तो कोई नहीं मानता था, ना अफगानिस्तान मानता था, पाकिस्तान इसलिए मानता उनके फेवर में है, नहीं तो जो पश्तून है वो तो दोनों साइड पे हैं।
तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक पश्तूनिस्तान बन सकता था या पख्तूनिस्तान बन सकता था वो नहीं बन पा रहा है। तो लेकिन अब अगर अगर अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशंस खराब हैं तो भारत के साथ क्यों बिगाड़ रहे हो? आज अगर भारत के साथ दोस्ती होती, आपको मालूम है कि हम डीजल देंगे बांग्लादेश को, आपको मालूम है नेपाल ने हमसे ज्यादा गैस मांगी, आपको मालूम है श्रीलंका और माल्टीज ने हमसे मांगा है रिफाइंड ऑयल। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड ऑयल। शायद ये चीजें हम कई बार बाहर नहीं निकल के आती। हम यूरोप को सप्लाई करते हैं रिफाइंड तेल, तो हम अपने साउथ एशिया के देशों को क्यों नहीं करेंगे? हम तो तैयार है बिल्कुल, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, माल्टीज को भी, नेपाल को भी। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ दोस्ती रखे तो ये हम यही तो टाइम होता है जब नेबर्स काम आते हैं एक दूसरे के, जब सबके ऊपर वो विकट टाइम आ रखा हो, जब सबके ऊपर तकलीफें आ रखी है, तो हम लोग यही करते हैं ना, हम बांट लेते हैं तकलीफों को। लेकिन अब हमारे को हमेशा ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान का साथ देंगे तो कल फिर से वो कोई ना टेररिस्ट अटैक करा देगा भारत के ऊपर, और जब टेररिस्ट अटैक कराएगा तो फिर हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तब उसको कोई सऊदी अरेबिया की डील नहीं चलेगी। और जो उसने सऊदी अरेबिया के डील कर रखी है, और सऊदी अरेबिया पे जो अभी 3-4 बड़े बड़े हमले हुए हैं, खासकर दोनों अरामको रिफाइनरीज पे भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया कल ये कह सकता है, आज तो बहरीन गया है ना, कल अगर सऊदी अरेबिया लड़ाई शुरू करता है ईरान के साथ तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। और आपकी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं ये बोला है कि ये एग्रीमेंट है, ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन तब जब ईरान के अगेंस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन करता है सऊदी अरेबिया, तो अगर करेगा तो पाकिस्तान को चूज करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम वैसे ही इतने तकलीफ में है इस समय, क्योंकि पेट्रोल मिलता नहीं, खाने को है नहीं, पानी की भी किल्लत कितनी है, साथ में अफगानिस्तान ने डिसाइड कर रखा है एक बार तो अब मुझे सॉर्ट आउट करना है। तो और मुझको एक चीज समझ नहीं आती है, जब आप अटैक करते हैं, हमारे एयरफोर्स कभी अपने लोगों पे बॉम्ब नहीं गिराती, चाहे उसमें 75% लोग जो है दूसरे टाइप के हों। हम वहां पे अपनी ग्राउंड फोर्सेस को इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन हम कभी हमारी एयरफोर्स, जैसे आपका तीरा वैली पे ड्रॉप किया था, 36 महिलाएं बच्चे मारे गए थे उसके अंदर, तो कहीं कभी भी नहीं करती। अब जो अफगानिस्तान पे भी मर रहे हैं, एज पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर जो महिलाएं बच्चे मर रहे हैं वो तो इनोसेंट्स है और पाकिस्तान की बम्बार्डमेंट से मर रहे हैं। तो अगर आप पख्तिया में, आप उसका कंदाहर में, काबुल में अटैक करते रहेंगे तो वो तो वापस अटैक करेगा ही ना। आप उनसे बातचीत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं एक ऐसा लेके आते जहां पे सॉल्यूशन, जैसे कि बलूचिस्तान के साथ और ऑटोनॉमी दे दीजिए उसको। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स तो रास्ते बहुत होते हैं, पर अगर आपको लड़ना है और ये दिखाना है कि मैं तो सबको खत्म कर दूंगा, हमारी आर्मी द बेस्ट आर्मी है, तो ऐसा चलता नहीं है, अपने देश के अंदर नहीं चलता। आप ये चीज बाहर करिए ना, लोगों के साथ करिए। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसको 10 नावों में बैठना है, कि उसको, जैसे हम लोग अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की प्रिंसिपल को फॉलो करें। अभी देखिए ईरान ने परमिट कर दिया, हमारी एक एलएनजी की चली गई है वहां से कंटेनर, दूसरी शिप जा रही है, और एक जो हमारा क्रूड जो सऊदी अरेबिया से आना था वो भी आ गया। तो 3 शिप्स तो अभी हमारे वहां से निकल गई हैं, जबकि सिर्फ टर्की, हमारी और चाइनीज शिप्स निकल रही हैं, और किसी देश की शिप्स नहीं निकल रही। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे, सभी के साथ दोस्ती रखेंगे, तो आप देखिएगा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जब आप साइड्स चूज करनी शुरू करते हैं ये सोच के कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, आज मैं अमेरिका के साथ हूं, पर अमेरिका ने हमेशा आपके साथ ट्रांजैक्शनल नेचर दिखाया है। जब आपकी जरूरत है तो आपको ले लेते हैं, अदरवाइज फिर जैसे आप ही के मिनिस्टर कहते हैं ना, वो कौन सा पेपर इस्तेमाल करके, टिश्यू पेपर, मैं दूसरे पेपर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इज्जत करता हूं पाकिस्तानी अवाम की, तो वो उस तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है आज पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना, पाकिस्तान की आर्मी को सोचना कि बेस्ट चीज क्या है। देखिए कितनी भी बुरी हो डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी इज द ओनली आंसर, देयर इज नो अदर आंसर। और लेकिन सर डेमोक्रेसी तो नहीं। लेकिन सर पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी चली ही नहीं, जो रही वो भी आप जानते हैं कि फेक तरीके से ही रही। और चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो को आप देख लीजिए, या अभी रिसेंटली इमरान खान को देख लीजिए, या इवन शहबाज शरीफ साहब, ये सबके सब कहा तो जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में थे, या यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं इनके पीछे मिलिट्री रही है, और इसमें अमेरिका ने साथ दिया है। पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री रूल आया है, अमेरिका तो उससे बहुत खुश रहा है। और सर आप लोग भी जो बार बार कहते हैं ना, कभी बलूचिस्तान का मीडिया की बात करें, आपके मीडिया की हद तक
भी होती है बात और भी कि बलूचिस्तान को बार बार कहा जाता है कि अलग हो जाएगा, फिर आप लोग क्या बार बार कहते हैं कि बांग्लादेश को अलग कर दिया। 71 की जो बात की जाती है, अरे कि वो तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि हम लोगों की खुद अपनी हरकत ऐसी थी कि बांग्लादेश तो बनना ही था, लेकिन वो जो क्रेडिट आप लोग लेते हैं ना तो सर के आप लोगों ने ऐसा कर दिया, तो सर पहले एक दुश्मन था, अब आपने दो बना लिए, अब वो बांग्लादेश के साथ भी आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सर वो चीजें जो है ना उसकी वजह से भी हिंदुस्तान पाकिस्तान ना आपस में मुझे लगता है रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहे। हम कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान का बात मैं अभी करता हूँ, पर मैं बांग्लादेश ही करूंगा। मैं 3 साल ढाका में रहा हूँ, वहां पे ऑफिशिएटिंग डिफेंस एडवाइजर था मैं। और बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी सारी पार्टी से, अवामी लीग, बीएनपी, इवन जमात इस्लामी वाले मेरे को हमेशा गले मिलते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी, और हर एक के साथ आपको मैंने बताया भी था कि पिछले एपिसोड के अंदर कि बेस्ट फेयरवेल तो मुझे पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर ने दिया था। और अमेरिकन के साथ भी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि हमारा रोल था डिप्लोमेसी का वहां पे। हमें हर एक से अच्छी दोस्ती बनानी है। मैंने जो बांग्लादेश के अंदर देखा था, आप खाली जमात इस्लामी को छोड़ दीजिए जिसका होल्ड सिर्फ 10 से 12% था, अभी वोटिंग में लग रहा था ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है ना, वहां के लोग काफी फॉरवर्ड थिंकिंग है, उनकी महिलाएं भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लेडीज हैं, और जब वो बात भी करती हैं बड़ी इंटेलेक्चुअली करती हैं। और जिस हिसाब से उनके लोग हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। भारत से जितने भी ये डेलीगेशंस गए थे म्यूजिक के, चाहे वो तबला वाले मेस्ट्रो थे हमारे जाकिर हुसैन, मैं ही कोऑर्डिनेट करता था क्योंकि मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर था। तो और साथ ही में उषा उत्तप भी गई थी, उसका भी प्रोग्राम मैंने कोऑर्डिनेट किया था। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो म्यूजिक के और जो कल्चरल एलिमेंट्स भारत से जाते थे, उनको देवर मॉब्ड। आपको मैं बता नहीं सकता इतना वहां पे हमारे को प्यार। मैं जब सड़क पे जाता था ना, मुझे वो कहते थे अरोरा, जनरल अरोरा, क्योंकि ही वाज द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो आपके मन में एक चीज है, आप बांग्लादेश जरूर गए होंगे, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली वहां देखा, जितना प्यार मुझे बांग्लादेश के अंदर मिला था। और अगर अभी देखिए जिस हिसाब से बीएनपी एकदम इजीली जीत गई है, और कितनी मेजोरिटी के साथ जीती है बीएनपी, इट्स क्लियर इंडिकेशन वहां पे ऑटोक्रेसी पे या फिर फंडामेंटलिज्म पे या टू मच ऑफ रिलीजन के ऊपर वो लोग नहीं जाते हैं। उनको दे वांट टू लिव अ नाइस इंटेलेक्चुअली कल्चरल लाइफ, और वो जीना चाहते हैं उस लाइफ को। तो कहीं ना कहीं आपका एक जो चीज है, यस जरूर, जो यूनुस के टाइम में एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेन आया था, अभी देखिए कितनी अच्छी होगी। उनका डीजीएफआई अभी होके गया है हमारे देश से, और ऊपर डीजीएफआई उनका फोर्सेस का इंटेलिजेंस चीफ होता है, डायरेक्टर जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस। और साथ ही में उनके आर्मी चीफ से बात होती रहती है, उनका सभी से। और खुद जो लीडर है तारिक रहमान, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें भारत सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, पाकिस्तान के साथ भी, भारत के साथ भी, चीन के साथ भी, हमें वो रिलेशनशिप बनानी है जहां पे बांग्लादेश का फायदा और सभी धर्म के लोग वहां रह सकें। ये बोला है इन्होंने, और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी है उनकी, कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से बीएनपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम नहीं करते थे, जब मैं वहां था तो बीएनपी, मेरे पर्सनल रिलेशंस बहुत सबके साथ अच्छे थे, लेकिन बीएनपी का हमेशा कुछ ना कुछ आंकड़ा रहता था भारत के साथ। लेकिन अब पहली बार मैं देख रहा हूँ वो हवा चेंज हुई है बांग्लादेश में। एक चीज अब मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहता हूँ। हर टाइम जब हम किसी का इस्तेमाल करने की सोचते हैं ना, तो कभी ना कभी एक समय आता है जब आपका इस्तेमाल हो जाता है, और वही हो रखा है पाकिस्तान। जब भी मुझे याद है फजलुर रहमान जी गए थे वहां पे बांग्लादेश, तो उधर जाके कहते हैं हम मुस्लिम्स हैं सब, तो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट भी बोला है, जहां तक मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन जो मैं मॉनिटर करता हूँ ये सिचुएशन को, तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। इज ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स इन देयर नेशनल इंटरेस्ट? अगर है तो करते रहो, फिर लड़ाई होती रहेगी, हम भी मारेंगे, आपको भी चोट लगेगी, सभी कुछ होगा, और फिर आप इकोनॉमिकली वीक होते रहेंगे। 44%, आप यूएन की रिपोर्ट बोल रहा हूं, मेरी अपनी नहीं है, और लोग जो है 2 वक्त की रोटी पाकिस्तान में नहीं मिलती आज। अब उनकी क्यों नहीं सोचते हो? अगर हम कुछ एरियाज छोड़ दें पाकिस्तान पंजाब के, अब बाकी एरियाज में, बलूचिस्तान में 70% लोग 2 वक्त की रोटी प्रॉपरली नहीं खा पाते, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये सारी फिगर्स मैं यूएन की कोट कर रहा हूँ, मेरी अपनी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। उनका जो रेलेवेंस है, मैं आपको उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, कि जरूरत नहीं है कि हमारी रेलेवेंस बनाने के लिए हमारा कोई थ्रेट हो। भारत में तो हमको वैसे ही रिस्पेक्ट मिलती रहती थी, किसी ने हमारी आर्मी को कम नहीं किया, किसी ने बढ़ा, मतलब हमेशा मॉडर्नाइज करने का। अभी हमारा 2047 का आया भी है विजन, आपने देखा होगा, डिफेंस विजन आपकी, तो पाकिस्तान आर्मी में उसको एनालाइज भी किया जा रहा होगा बहुत सीरियसली। तो ये मीडिया में आया हुआ, ओपन मीडिया में है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत इज्जत देती है मिलिट्री ऑफिसर्स को, खासकर सीनियर। हम कहीं भी जाते हैं आपको वेटरन की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें सबसे आगे सीट्स मिलती हैं, हमें मौका मिलता है बोलने का, हमें इज्जत दी जाती है। तो हमें जरूरत ही नहीं उस एक्स्ट्रा ग्रीड की, उस एक्स्ट्रा पैसे की, उस एक्स्ट्रा जो हम खींचना चाहते हैं कंट्रोल अपने आप लोगों के ऊपर, हमें नहीं चाहिए। हमें इज्जत चाहिए। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से कि इज्जत ले, कंट्रोल छोड़ दे। सर अगर ये बात इनकी समझ में आ जाए तो क्या ही बात है, इसलिए कि एज अ पाकिस्तानी यहाँ पर मैं भी और भी कई लोग हम लोग चाहते हैं कि हम भी अपने जो आर्मी है या जो हमारे, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे मेन कह लीजिए जो सामने आपको दिखाई देते हैं जो फौजी, हम सबकी इज्जत करना चाहते हैं, सारा पाकिस्तान जाहिर करना चाहता है। लेकिन सर जो बातें होती हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट लाई ले जाई जाती है, जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को, तो उससे उसको देखकर जो है अब पब्लिक बहुत नाराज हो गई है। पहले इनको लगता था कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट जो है वही काम नहीं कर पा रही है, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान में लोगों से बात करें, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मोची है, कोई छोटे से छोटे काम करने वाला को भी अगर आप पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है उसका मेन इशू क्या है, तो वो कहेंगे कि जी आर्मी ने कर रखा है। तो सीधा सीधा ये करते हैं, और आर्मी कहती है कि ये इमरान खान ने पढ़ा रखी है पट्टी। अब ये दोनों क्लैशेस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत मैं कहूंगी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर इस तरह से होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे अर्जुन जी, अगर आप मुझे परमिट करें तो। जी जी जरूर सर, श्योर। तो जो नॉर्मल पाकिस्तानी है उसका भारत के बारे में क्या व्यू है, पहली चीज। और दूसरा, उसको नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी को बैरक्स में रहना चाहिए? बिल्कुल लगता है सर, वो तो अब बोलने लगी है पाकिस्तान की पब्लिक तो, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत आई है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल इनको बैरक में रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, इनको फॉरेन पॉलिसी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उसके अंदर इनको नहीं जाना चाहिए। और पब्लिक बिल्कुल हिंदुस्तान से भी झगड़ा नहीं चाहती है और ना ही अफगानिस्तान से। अभी जब अफगानिस्तान ने अटैक किया तो उससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, आपको याद होगा, 2-4 दिन पहले, और वहां पर हुआ था, तो उस पर भी पब्लिक बहुत नाराज है और वो कह रही है कि अफगानिस्तान के साथ भी भारत और कई दूसरी कंट्रीज अपने आप को इंगेज कर रही हैं और हम जो है हम दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं। हम भारत के साथ भी हम अमन से रह सकते हैं, लेकिन सर बात सारी ये कि अगर भारत के साथ हर 2-4 अरसे के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं हो ना, जैसे 2019 में अटैक हुआ था, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसे नहीं करेंगे तो ये इनकी रेलिवेंस नहीं रहेगी कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भारत हमें खा गया होता। जो बातें हम पिछले 80 साल से अपने लोगों को बताते चले आ रहे हैं, तो वो बातें जो है वो कैसे बोल पाएंगे, लेकिन अब 12 लोग उन बातों में नहीं आ रहे। अब मैं आपको लोगों का बड़ा ख्याल ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात। मैं कनाडा में अपनी नीस की शादी में गया था, तो वहां पे मुझे एक स्टोर से कोई गिफ्ट्स लेने थे, वापस भारत आने वाला था नेक्स्ट 2 दिनों के बाद। वहां पे एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इंचार्ज था। तो मुझे तो नहीं पता, वो पाकिस्तान, सब बाहर एक जैसे ही लगते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं उससे पूछा था गिफ्ट्स कहाँ पे मिलती हैं, ये इतने डॉलर की चाहिए मुझे ले जाने के लिए। तो वो उसने बड़ी हेल्प की मुझे, और जाते टाइम मुझे कहता है कि सरदार जी आप थोड़ी मेरी ना, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, मेरी थोड़ी करियर काउंसलिंग कर दो। फिर उसने बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ इसके आगे। ये आपकी आवाम का प्यार है हिंदुस्तान के लिए, जो बिल्कुल है बाहर सर। दिखता है। बाहर दिखता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी इशू आ जाते हैं जो। सर आम पब्लिक में भी अब वो चीज नहीं है जो पहले शायद 71 में या उससे पहले रही होगी, क्योंकि अब मैंने जैसे कहा सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जो अब हमारी पब्लिक देखने लगी है, अब फोन में आपको पता है सब कुछ अवेलेबल है, लोग कोई भी टीवी चैनल देख सकते हैं, कहाँ कहीं की भी न्यूज पढ़ सकते हैं, तो उससे लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। अब पहले तो सर हमारे जमाने में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हमने तो सारी जंगें जीत रखी थी,
कारगिल समेत। तो सर हमें आपकी अभी तो ऑप सिंदूर भी आ गया ना टेक्स्ट बुक में कि अपने हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो सर वही तो सर बाद में हमें पता लगा कि 71 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और 65 वो सारी जंगें हमें बाद में पता लगी हैं। तो सर अब शायद आज के स्टूडेंट्स जो है वो इन बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सही से दुनिया को देख रहे हैं, हमसे बेहतर है। बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल। और लेट्स होप, बोथ ऑफ अस होप कि हमारे जो रिश्ते जो खराब हुए हैं किसी वजह से, तो वो दूर हो जाए, आतंक में मूवमेंट आउट हो जाए, और फिर से वही रिश्ते बने जो हम चाहते थे शुरू से। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। एंड थैंक जय यू, हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।